Let's see the next question. Alright. तो consider a wire of radius r. मैंने कल बताया था J का वैल्यू याद है और कुछ पुराने फॉर्मूले रिवाइज करने हैं क्या? बोलो. A is equal to E by सही है. VD is equal to E tau by M सही है. I is equal to B ना है ना V and A और ये सही है. और तो कुछ नहीं था ज्यादा कुछ खास, सिंपल है बिल्कुल. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के इसका फिर से यूज आएगा. ठीक है. तो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं. और इसके बाद क्या आएगा? करंट डेंसिटी. और ये क्या आया था बोलो? करंट पर यूनिट एरिया. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन क्या होती है? सेम एज दैट ऑफ करंट है ना. जो एरिया हमने माना है एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. और डायरेक्शन लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एन कैप. एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर बोल दो या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है ना. क्योंकि एरिया खुद ही वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया होती है ना. सही याद है ना. एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द दीवार. जैसे इस दीवार का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? इधर या फिर उधर. इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा? या तो इधर या उधर, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा. ठीक है. जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, तो जो एरिया है या तो इधर होगा या इधर होगा. यहां पे एन कैप जो ले रहे हैं वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा. कौन सी डायरेक्शन? जिस डायरेक्शन में करंट होगा. ओके. ठीक है. अच्छा, ये क्लियर हो गया था. अच्छा, J का एक और वैल्यू था क्या? DI बाय DS. याद है आपको? करंट एरिया. और फिर DS को कर देते J इंटू DS. बोलो J डॉट DS इज इक्वल टू DI इंटीग्रेट. सही है ना. करंट डेंसिटी का एरिया के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे टोटल करंट आ जाएगा. ठीक है. ओके. इसको और क्या बोला था? करंट डेंसिटी इनटू एरिया. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ऐसे ही करंट डेंसिटी इनटू एरिया. यानी कि फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी इज करंट. याद आया आपको? क्लियर हो गया? कल लिखवाया भी था मैंने. ओके. अब ये फॉर्मूला यूज करना है. क्वेश्चन क्या है? देखो, जनरली आपको दिया जाए J का वैल्यू कांस्टेंट है. J कांस्टेंट है, इससे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. किसका इंटीग्रेशन बचेगा? सरफेस एरिया का. मतलब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. तो J इंटू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल करंट. जैसे मैंने बोल दिया, यहां से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां पे जो J का वैल्यू है दैट्स वो 10 SI यूनिट्स है. ठीक है. और जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर. तो बोलो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? J इंटू एरिया करके कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2 यानी कि 20 एम्पियर आ जाएगा. कोई दिक्कत? सिंपल बिल्कुल. ओके. अब J कांस्टेंट नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? फिर हमको क्या करना पड़ेगा भैया? फिर हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है. इंटीग्रेशन का सहारा कब लेंगे? जब J कांस्टेंट ना हो, है ना. J इज ए फंक्शन ऑफ समथिंग एल्स. ओके. अब क्या कह रहा है? देखो, अब हम यहां पे इसके बाद कंसिडर ए वायर ऑफ रेडियस r. एक वायर है. ठीक है. ये वायर दिखा रखा है. ये पूरा ऐसे वायर जा रहा है. ठीक है. गोल वायर जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल R. द करंट डेंसिटी थ्रू द वायर इज J इज इक्वल टू J नॉट R बाय R, वेयर J नॉट इज ए कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द वायर. एक्सिस ऑफ द वायर मतलब जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है ना वायर का. ऐसे वायर है, उसका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, वहां से डिस्टेंस है स्मॉल r. और जो करंट डेंसिटी होगी r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस, वो क्या होगी? सम कांस्टेंट इनटू r डिवाइड बाय r. ये करंट डेंसिटी एट ए डिस्टेंस r है. ठीक है. ओके. फाइंड द टोटल करंट थ्रू द वायर. अब देखो, यहां पे J का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, टोटल करंट चाहिए. J दे रखा है लेकिन कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो हम क्या करें? हम डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल एलिमेंट्स का सहारा लेंगे. क्या करेंगे? हम डिफरेंशियल एलिमेंट्स का सहारा लेंगे. सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर एक dr थिकनेस की रिंग मान लेंगे. ऐसी एक रिंग है ऐसी. ठीक है ना. मान लो वायर इधर ऐसे
उसमें हमने एक छोटी सी रिंग मान ली जिसमें रेडियस कितनी है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dr, और यहाँ सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r के बराबर। ठीक है, ओके। अब बताओ इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, स्मॉल r के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस पता है, इतने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे कितना करंट डेंसिटी है, इतना है, ये तो है ना, स्मॉल r डिस्टेंस पे इतना करंट डेंसिटी है, तो इस डिस्टेंस पे इतना करंट डेंसिटी है। अब बोलो ये बिल्कुल छोटा सा है, तो इस छोटे से dr थिकनेस में से जो करंट डेंसिटी पास करेगी, क्या वो कांस्टेंट मान सकता हूं बिल्कुल छोटे से एरिया के लिए? भाई r की वैल्यू अगर ज्यादा चेंज हो गई तो करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन r रेडियस पे जो dr थिकनेस का पोर्शन हमने माना है, रिंग जो माना है, इसके अंदर तो j कांस्टेंट मान सकते हैं। बोलो अब इस पतली सी रिंग में से, इस रिंग में से कितना करंट पास कर रहा है? ठीक है, मान लीजिए ये वो रिंग है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालो, कैसे निकालेंगे बोलो? इसको ऐसे काटा और ऐसे सीधा कर दिया, काट के सीधा करेंगे क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा कुछ। बोलो इसकी ये थिकनेस कितनी है, dr। अच्छा ऐसे खोल दिया था ना, ऐसे काट के ऐसे खोल दिया, बोलो ये जो लंबाई होगी कितनी होगी, इतनी के बराबर, ये कितना है 2 पाई r, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r, हो गई। ओके, अब इस रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल बन जाएगी, का एरिया बताना। सही है, क्लियर बात। एरिया पता है इसका, यहां से पास होने वाला जो j है उसका वैल्यू क्या है, j इक्वल टू j नॉट r बाय r। j पता है, एरिया पता है, तो j इंटू एरिया करके क्या आ जाएगा, इसमें से जाने वाला करंट आ जाएगा, कितना होगा वो di होगा। ठीक है ना, सही है। तो di का वैल्यू क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। करंट डेंसिटी j है, j का वैल्यू उठाकर पुट कर दो वहां से, j नॉट r बाय r। सही है, तो बोलो इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, di इज इक्वल टू इंटीग्रल j डॉट ds। ठीक है, इंटीग्रेशन डी आई के बराबर टोटल करंट हो जाएगा, इज इक्वल टू जे का वैल्यू बोलो जे नॉट आर बाय आर डीएस, मतलब छोटा सा एरिया कितना है 2 पाई आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन। सही है भाई। आई इज इक्वल टू बोलो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 2 पाई, ये कैपिटल आर और जे नॉट 2 पाई। सही है, अंदर क्या बचेगा, आर आर डी आर। कितने वेरिएबल है इंटीग्रेशन के अंदर, एक वैल्यू पुट कर दे, ये क्या लिख दिया मैंने, बोलो भाई हु इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, स्मॉल आर। वेरिएबल है स्मॉल आर, किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, स्मॉल आर की तो वैल्यू चेंज हो रही है। कहां से कहां तक, स्मॉल आर की वैल्यू 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, कैपिटल आर तक। तो यहां पे जो लिमिट रखेंगे वो 0 से कैपिटल आर। ठीक है, ठीक है, तो बोलो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको हल करते हैं, कितना आएगा बताना, 2 पाई बाय आर जे नॉट आर की पावर 3/3 इंटीग्रेशन आएगा ना इसका, तो आर की पावर 3/3 लिमिट 0 से कैपिटल आर। एक बार आर की जगह कैपिटल आर रख दो, माइनस आर की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर, एक आर से एक निकल जाएगा। सही है, दैट इज द आंसर। तो इतना करंट आपको समझ में आया ना, जे नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाय 3। क्या मुश्किल लग रहा है ना, आसान। हमेशा यही करते हैं, देखो कांस्टेंट है तो टोटल इनटू टोटल कर दो, कांस्टेंट नहीं है तो क्या करोगे, एक छोटा सा पोर्शन मान लो, उस छोटे से पोर्शन के लिए लिख दो, फिर इंटीग्रेट कर दो। सही है, अगर इंटीग्रेशन में सिंगल वेरिएबल है चलने तो बढ़िया है, आसान है। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो उनमें से एक वेरिएबल को बदल देंगे, लिमिट देख लेंगे, वो जो चीज है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। जैसे r है तो r की वैल्यू 0 से शुरू होती है, यहां से हमने छोटे बहुत सारे रिंग बनाएंगे, तो जो सबसे छोटी रिंग होगी उसकी रेडियस, और फिर बाद में जो सबसे बड़ी रिंग होगी उसकी रेडियस, तो 0 से कैपिटल R तक लिमिट।
समझ में नहीं आई बात? सही है, चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको हम फ्लूइड से कंपेयर करके समझते हैं, ठीक है। घर पे पानी की मोटर तो सबके ही हो, है ना, है ना, बिहार से तो नहीं आया है? ये तो रीजनल कमेंट हो गया, पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं बन जाएगा मेरे पे, कहीं बाद में मेरे को वीडियो बना के माफी मांगनी पड़े। मतलब बिहार से मतलब है कि बहुत गरीब गांव से तो नहीं है, जिसने मोटर देखी ना हो, पाइप क्या होता है पता ही ना हो, कि पानी अभी भी मटके पे लेके आते 10 किलोमीटर दूर से, 5-5 मटके सर पे रखे, ऐसा तो कोई नहीं है ना। पानी की पाइप देखी है ना सबने, है ना? ठीक, अब मुझे बताओ, वो कई बार क्या करते हैं, मान लो पौधों में पानी देना है, कुछ करना है, तो आगे से पानी की पाइप कैसे दबा लेते हैं, और तो बिल्कुल पतली सी वो निकलती है धार, और वो काफी दूर तक जाती है ना? ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली उसको मैं पकड़े हुआ हूं तो यहां से यहां तक पानी गिरता रहे, लेकिन जैसे ही मैं उसको दबाऊंगा क्या होगा, बहुत दूर तक पानी जाएगा। मैं उसको थोड़ा सा और दबा दूंगा, जो ओपनिंग जो है यहाँ पे वो और भी कम है, तो क्या होगा, और ज्यादा दूर जाएगा, और कम कर दूंगा तो और ज्यादा दूर जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं एरिया घटा रहा हूँ, यहां से निकलने की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। और मैंने आपको बताया था पानी और करंट में काफी सिमिलरिटी है। पानी में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, सही है ना? अब बताओ, सिमिलर है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में होती है एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कि अगर एक पाइप में से कोई भी फ्लूइड बह रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप इनटू वेलोसिटी ऑफ द पाइप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मान लो कि यहां पे जो एरिया है दैट इज A1, और यहां पे जो वेलोसिटी है दैट इज V1, यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A2 एंड द वेलोसिटी इज V2। तो क्या रहेगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सही है। अब मैं सेम टू सेम बात बोलना चाह रहा हूं करंट के लिए, ठीक है। इधर का एरिया इनटू यहां की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू यहां का एरिया इनटू यहां की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे ठीक है, वो तो समझ लिया हमने, फॉर्मूला रख लिया, ओके। आया कहां से, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पता है I इज इक्वल टू वीना। वीना ही पता है अपने को, तो अपन तो किसी को जानते नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, I1 यानी कि यहां से जो करंट एंटर कर रहा है इज इक्वल टू I2, जितना करंट यहां से एग्जिट करेगा, मतलब जितना पानी उधर से घुसेगा उतना ही बाहर निकलेगा, जितना करंट उधर से घुसेगा उतना ही करंट यहां से निकलेगा। तो बोलो I1 इज इक्वल टू I2। सही है। बोलो I1 की वैल्यू क्या होगी, वीणा लिख लेते ना, VD1, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर डेंसिटी इनटू एरिया, वहां का एरिया A1, सही है, इज इक्वल टू VD2 EN A2, यहां का एरिया A2 है, EN। तो बोलो एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी क्या आ गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहां पे भी वैलिड रहेगा। सही है। बोला हमने यही क्या है, VD1 A1 इज इक्वल टू VD2 A2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगा सर यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर कंडक्टर्स। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। N और E सेम क्यों है, क्योंकि सेम मटेरियल है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है ना, ये सेम चीज का है, और मान लो कि पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, यहाँ पे उतने ही होंगे, है ना, बिकॉज दिस N, ये जो N है ना, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऑल्सो इट इज ए फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे चेंज होता है वैसे ही नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी चेंज होता है, क्योंकि जैसे हीट कर दिया मान लो कंडक्टर को, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उनके पास क्या जाएगा, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी है, तो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ पाएंगे हम सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है ना, ओके। इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर्स,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर कंडक्टेंस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, सही है ना। एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इट इज कांस्टेंट पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए, सही है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीडी, सही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, कि a इनटू वीडी कांस्टेंट, वीडी को ले जाओ, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीडी, सही है। इफ a1 इज ग्रेटर देन a2, बोलो एरिया 1 बड़ा है तो वीडी1 छोटा हो, ये तो बोला ना। एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वीडी को घटना पड़ेगा, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ा वीडी घट गया, बस समझ में नहीं आया, बहुत ही सिंपल है ना। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी का वैल्यू मालूम है आपको, ई टाउ बाय एम, ये होता है। आई इज इक्वल टू वीडी, ई एन वीना होता है। जे का वैल्यू क्या होता है, आई बाय ए, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि करंट को हमने ए से डिवाइड कर दिया, मतलब इसको ए से डिवाइड कर दिया तो ए से ही कट जाएगा, क्या बचेगा, जे इज इक्वल टू वीडी ई एन। तो ये नया फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू वीना, एरिया से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो जे इज इक्वल टू वीई एन, ठीक है ना, वीई एन हो गया, याद हो गया ना। ओके, अब देखो नई चीजें आ रही है सामने, जे और वीडी में रिलेशन देखो, ई और एन तो कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, वीडी ये चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, मतलब जैसे जैसे वीडी बढ़ेगा जे भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, सही है ना। एज वीडी इंक्रीजेस जे इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीज तो वीडी डिक्रीज, तो होगा ना। एरिया और वी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एरिया बढ़ेगा वीडी घटेगा, वीडी घटेगा तो जे घटेगा, सही है। इस तरीके से आप सोच पाएंगे, सिंपल है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने बढ़ा दिया, कोई कंडक्टर है अनुभव ना, उसके अंदर जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है फोर्स लगने लग जाती है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं, करंट आ जाता है। अभी पूछ रहा है कि अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, जे आई वीडी, इन पे क्या क्या असर होगा वो बताना है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया मतलब जो फोर्स लग रहा है हर एक इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ गया, तो बोलो क्या वीडी बढ़ेगा, ऐसे एकदम से मत सोचो, ठीक है। फीलिंग कई बार गलती भी करवा सकती है ना, हम नहीं, मेरे को लगता है बढ़ेगा, ऐसा नहीं। फॉर्मूले पे जाओ, क्या होता है, वीडी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाय एम, ई बढ़ गया वीडी बढ़ गया, देन वीडी इंक्रीजेस, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन था वीडी डिक्रीज, बढ़ेगा तो ये तो मैं फट गया। सी ऑप्शन, जे बढ़ेगा या जे घटेगा, बोलो। वीडी बढ़ता है तो जे बढ़ता है, वीडी बढ़ गया, वीडी बढ़ गया तो जे भी बढ़ेगा, सही है। और अगर वीडी बढ़ गया जे बढ़ गया, बोलो आई का वैल्यू क्या था, वीडी ई एन ए, वीडी बढ़ गया तो करंट भी बढ़ गया, सही है। ठीक है, क्लियर है ये बात। मोबिलिटी नई टर्म है हमारे लिए, क्या होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबाइल का मतलब पता है, मोबाइल जैसे फोन वाला मोबाइल होता है, तो मोबाइल जनरली इंग्लिश का वर्ड है, उसको यूज करते हैं किसी भी ऐसी चीज के लिए जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मार्कर, क्या ये मोबाइल है, यस, लेकिन इसको उठा के इधर ले जा सकता हूँ। गाड़ी मोबाइल है ना। ऑटो मोबाइल समझ में आया, कहां से आया, ऑटो
मोबाइल अपने आप जो चल सके, गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, ऑटोमोबाइल बोलते हैं उसको। मोबाइल मतलब चल सकने वाला, सही है। मोबिलिटी द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चल सकता है, और जितना आसानी से चल सकेगा मोबिलिटी उतना ज्यादा होगा, जितना कम चलेगा उतना मोबिलिटी कम होगा, सही है। तो मोबिलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डेफिनेशन समझते हैं एक बार। अपने को क्या चाहिए? मोबिलिटी मतलब कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया जा सकता है। अपने को इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना। मैंने कहा बहुत थोड़ा सा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागे जा रहा है ना, 100 मीटर का स्प्रिंट कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन इज वेरी मोबाइल, इट्स मोबिलिटी इज वेरी हाई। ठीक है, उल्टा हो गया, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब अपनी जान लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने। इलेक्ट्रॉन चल रहा है चींटी की स्पीड में, तो क्या बोलेंगे? मोबिलिटी इज वेरी लो, सही है। अब ये डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो BD डिवाइड बाय E इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, म्यू मोबिलिटी, म्यू मोबिलिटी। ठीक है, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत ही कम, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गया, तेजी से भागने लग गया इलेक्ट्रॉन्स। तो बोलो ये कम ये ज्यादा, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? सही है, यही तो मैं बोल रहा था। डेफिनेशन भी वही है, मीनिंग भी वही है, मैथमेटिकल रिलेशन भी वही बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो बहुत ज्यादा और BD है बहुत ही कम, बोलो ये कम ये ज्यादा, तो क्या होगा? ये कम हो जाएगा, सही है। तो व्हाट इज मोबिलिटी? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द मैग्नीट्यूड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। खत्म, सही है, कर लोगे। ठीक है, BD का वैल्यू तो पता है ना, अभी पढ़ा था, E टाउ बाय M होता है। तो बोलो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? BD बाय E, मतलब E टाउ बाय M, और ये E पहले से बैठा है, क्या हो गया ये? E टाउ बाय म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाय M। ऑल राइट, ओके। E कांस्टेंट, बहुत बढ़िया, M कांस्टेंट, यानी कि मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड टाउ। ठीक है ना, और वो टाइम जितना ज्यादा होगा उतना मोबिलिटी ज्यादा होगा। इसको समझते हैं। मैं कहता हूं एक एटम इधर है, ठीक है, एक एटम कहीं यहां है, इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन कर रहा है? यहां टकराएगा फिर वहां टकराएगा, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां टकराया, वेलोसिटी उसका 0 हो गया, फिर यहां से वो एक्सेलरेट होने लगता है, सही है। अब बोलो यहां से उसको वहां तक जाना है, वहां टकराने वाला है, तो बोलो क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हाई स्पीड ये अचीव कर लेगा। कब? जब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मान लो बहुत दूर दूर है एटम्स, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत तेजी से चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ गया, सही है। जैसे जैसे रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है म्यू का वैल्यू भी बढ़ता है। ओके, कोई दिक्कत? ओके, यूनिट्स याद कर लोगे, ठीक है। मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड, ठीक है, कर लोगे। कैसे आया ये? कैसे आया? अरे यार, ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी है, क्या होता है ये? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, एक फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू ED, वेद बताया ना। बोलो E इज इक्वल टू V बाय D। V का यूनिट बोलना, D मतलब डिस्टेंस का, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, एक और होता है न्यूटन पर कूलम, लेकिन वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम दोनों होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला? वोल्ट पर मीटर।
आ गया। तो मीटर की जगह सेंटीमीटर भी लग सकता है, हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। डायमेंशंस, डायमेंशंस आपने निकालने को दिया था, निकाल लेना, फिर तुमको निकालना है या फिर सिंपली गूगल कर लेना है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ, अच्छा ये क्या है, वी यूनिट है ये, इसी को लिखा हुआ है ये डायमेंशन है। हाँ, वोल्ट को निकाल लेना। वोल्ट होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, V is equal to ED, वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पता है तुमको फोर्स, और कूलम क्या होता है, K1 T1 है ना, चार्ज इनटू सॉरी करंट इनटू टाइम। निकाल लोगे, बहुत मुश्किल नहीं है। वी नो दैट VD is equal to E tau by n, VD का मैग्नीट्यूड लिया, इसको E से डिवाइड कर दिया, E tau by n जो अभी बताया, सही है। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, E tau by, सही है। ओम्स लॉ, सर 12th में हो गए हम, 10th वाली चीज मत पढ़ाओ बेटा, वो नहीं पढ़ाने, अलग पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट, 2:23, वीडियो लेंथ 26, चलो फिर ये कर लेते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, फिर ऐसे बैठे हो तुम, मुझे लगेगा फिर बातें कर रहे हो, है ना। ओम्स लॉ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E एस्टेब्लिश किया गया है और इसकी जो लेंथ है वो L के बराबर है, सही है। तो करंट का वैल्यू पता है आपको, VENA, वीना हो गया, सही है। ओके, J का वैल्यू पता है आपको, सॉरी करंट इज इक्वल टू VD का वैल्यू होता है, ठीक है। क्या है, VD क्या होता है, E tau by m, E tau by m आ गया इसकी जगह ENA, सही है। बोलो E और E क्या हो गए, E स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब अब मेरे पास एक नई टर्म बनते हुए नजर आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, देखो E और E स्क्वायर, M ले लिया मैंने, टाउ ले लिया मैंने और M ले लिया, सही है। E और A इधर छोड़ दिया अलग से, बाकी सब एक साथ ले लिया। बोलो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड फॉर ए गिवन मटेरियल, सही है। रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, सही है। ऑब्वियसली n चेंज कर सकता है, टाउ चेंज कर सकता है, दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये पूरी क्वांटिटी चेंज कर सकती है ना। ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, मटेरियल पे। तो जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा ये पूरी चीज चेंज हो जाएगी। ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड सिग्मा, एंड सिग्मा इज बेसिकली कंडक्टिविटी। क्या है ये, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी मतलब कितनी आसानी से कोई चीज, कोई करंट को कंडक्ट होने देना चाहिए। रेजिस्टिविटी क्या होता था, रेजिस्टेंस कितना हो रहा है पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, है ना। यहाँ क्या है, कंडक्टिविटी को उल्टा, कितनी आसानी से करंट फ्लो कर रहा है। रेजिस्टिविटी कितनी मुश्किल से करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टिविटी कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सही है। और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ये, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ऐसे कंडक्टिविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। आप देखो इस एरिया को उठा के इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया। अरे ये तो देखा है, जे होता है ये तो, सही है। इसकी पूरी जगह क्या लिख दिया, सिग्मा, और ये E एज इट इज। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू, बोलो सिग्मा E, J इक्वल टू सिग्मा E, J इक्वल टू सिग्मा E। ये डेरिवेशन याद हो गया, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है बोर्ड एग्जाम, कर लिया याद, है ना, याद भी रख लेना, ठीक है। तो बोलो J इज इक्वल टू सिग्मा E। देखो जैसे आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ऐसे ही होता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी आ जाएगा। दिस इज आल्सो ओम्स लॉ। सिर्फ ये नहीं होता है ओम्स लॉ, दिस इज आल्सो ओम्स लॉ, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्योंकि हमने क्या देखा है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसीडर करते हुए ये इक्वेशन निकाली, सिंपल इक्वेशन है। इससे हम चाहे तो आगे चल के V इज इक्वल टू IR भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ
ohms law। ठीक है, ओके, यहां से निकालेंगे बात, बोलो I बाई ए, ठीक है, जे की जगह I बाई ए आ गया ना। ओके, सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी, तो सिग्मा की जगह 1 बाय रो लिख सकते हैं क्या? सही है। और इधर क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो V इज इक्वल टू ई डी। डी क्या होता है? डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे चलते जाएंगे उतना ही पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, याद है ना। तो इसकी जगह मैं लिख दूं एल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अभी ऊपर लिखा होगा ना, एल लेंथ का कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल इज द लेंथ, ठीक है, वही वही है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? V इज इक्वल टू ई एल, तो बोलो E इज इक्वल टू V बाय एल, सही है, लिख सकता हूं मैं। तो बोलो I बाय ए आ गया, 1 बाय रो आ गया, इसकी जगह और क्या लिख दूं? V बाय एल। अब ध्यान से देखो, ये ओम्स लॉ आ गया, क्या है ये? रो और एल को उठा के इधर ले जाओ, ले जाओ, क्या बनेगा? इधर क्या बचेगा? V बचेगा, रो एल इधर आ गया, रो एल, ए नीचे है, इनटू आई, आया ना। दिस इज रेजिस्टेंस ना भाई, V इज इक्वल टू आई आर, आ गया ना, इसी से तो आया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसीडर करते हुए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, करंट डेंसिटी कितना आ रहा है, वहां से आया ना ये, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। और ये क्या हो जाएगा? मैक्रोस्कोपिक बोल दो या सिंपली ओम्स लॉ बोल दो एक बार। तो V इज इक्वल टू आई आर और J इज इक्वल टू सिग्मा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई ये बात? सही है। तो V इज इक्वल टू रो एल बाय ए इंटू आई, आई आर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो बोलो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। अब डेफिनेशन वही पुरानी डीसीपी की डेफिनेशन, क्या बोला हमने ऊपर जब स्टडी किया था, तो हमने क्या लगाया था? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं? अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, कोई भी कंडक्टर है, इसके अक्रॉस मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया, तो इसमें से कुछ I करंट फ्लो करेगा, एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या बोल दो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। समझ में नहीं आया? सही है, कोई दिक्कत है इसमें? सही है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कोई कंडक्टर है, उसमें जो बहने वाला करंट किसके प्रोपोर्शनल है? इन दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, जो बैटरी लगाई गई है, उसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है। सही है। प्रोवाइडेड टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह सब क्या रहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर मोबिलिटी वगैरह वो सब चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। इसलिए फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वगैरह लगाना जरूरी है। ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, R इज कांस्टेंट, R का वैल्यू क्या होता है? रो एल बाय ए। अब बोलो R इज दिस, R यही है ना। ये तीन चीजों पे टोटल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस को फील करो। ठीक है। मान लीजिए आप मार्केट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहते हैं, बहुत भीड़ है मार्केट में, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऐसे जाओगे, है ना। लोग धक्का मार रहे हैं आपको, है ना। आपको क्या लगेगा? फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। खाली रोड पड़ा है, दो चार लोग हैं बस, तो आप क्या करेंगे? जल्दी चले जाएंगे, आसानी से चले जाएंगे, है ना। एनर्जी लॉस कम होगा, सारी बातें होंगी। ठीक है ना। अब मैं कहता हूं ये है वो मार्केट और आप हैं ये इलेक्ट्रॉन, है ना। मार्केट इज कंडक्टर, यू आर द इलेक्ट्रॉन। आप यहां से जहां जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर रास्ते में बहुत भीड़ है तो क्या होगा? धक्का मार के जाना पड़ेगा, बहुत ताकत लगेगी, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगी। ठीक है। मैं कहता हूं जितना लंबा ये कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगी, उतना ज्यादा जोर लगा के लंबे टाइम तक जोर लगाकर तब जाकर कहीं पहुंचोगे। यस और नो?
है ना। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना लंबा मार्केट उतना ज्यादा दिक्कत, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सही है, कोई दिक्कत? ओके। अब मैं कहता हूं बिल्कुल पतली सी गली है, ठीक है, उसमें से जाना और उसमें भीड़ भी है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, है ना। इमेजिन करो आपको उधर से ही जाना है, लेकिन वो जो गली है या जो रास्ता है वो बहुत चौड़ा है। कौन से रास्ते से आप आसानी से जा पाओगे? चौड़े रास्ते से आसानी से चले जाओगे। तो बिल्कुल जैसे यहां से यहां जाना है इसको, अब वो अगर ये बिल्कुल पतला सा कंडक्टर होता तो इसको जाने में बहुत दिक्कत होती, लेकिन ये चौड़ा कंडक्टर है, जितना मोटा कंडक्टर होगा, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, उतना आसानी से चला जाएगा। मतलब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सही है, ये दो चीजें तो कॉमन सेंस से आ गई। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, ठीक है। ऑब्वियसली अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। किसी के आइटम्स टाइटली पैक्ड हैं, किसी के टाइटली पैक्ड नहीं है, किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, किसी में कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 100 तरह की चीजें, टेम्परेचर वगैरह है, बहुत सारी चीजें। तो जो मटेरियल पर डिपेंड करने वाली चीजें दैट इज रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आप देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी अलग होती है, रेजिस्टेंस अलग होती है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ओके, समझ गए ना आप। ये रेजिस्टेंस होती है, टोटल रेजिस्टेंस होती है ये, और ये क्या होती है? ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं रेजिस्टिविटी को, तो बोलो लेंथ इक्वल टू 1 मीटर कर दो और एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। सही है, बोलो आर क्या हो जाएगा? रो इंटू 1/1। तो रेजिस्टिविटी is that value of resistance which is obtained when the length is 1 meter and the area is 1 meter square। सही है, इसको ऐसे बोल सकते हो, resistivity is the resistance per unit length and per unit area। समझ में नहीं आया? एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस मिलती है वही रेजिस्टिविटी होती है। और किस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी? मटेरियल। ठीक है, तो बोलो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी। एंड रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा वैसे वैसे एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी, तीनों पे। ठीक है ना। मटेरियल देखिए, ज्योमेट्री मतलब लेंथ और एरिया, और टेम्परेचर टेम्परेचर। सही है, इन तीन चीजों पे डिपेंड। ठीक है, आप चाहो तो इसके 5 पॉइंट बना सकते हो। मटेरियल, रेजिस्टिविटी आ गया, ज्योमेट्री में ज्योमेट्री नहीं बजाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर, 4 पॉइंट। सही है, ऐसे सही है। अच्छा, मैं अपनी मर्जी से जिस रेजिस्टेंस का चाहूं उस रेजिस्टेंस का कंडक्टर बना सकता हूं। हाँ, बस रेजिस्टिविटी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना। लेंथ बढ़ा के मैं रेजिस्टेंस बढ़ा सकता हूं, एरिया बढ़ा के मैं रेजिस्टेंस घटा, तो अपने हिसाब से मैं बना भी सकता हूं। ठीक है, ओके। ज्योमेट्री में क्या आएगा? बोलो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल लेंथ, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझना जरूरी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है? जिसके परपेंडिकुलर करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये मत सोचना कि ऐसे कर दिया तो बस यहां से यहां ही जाएगा, नहीं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया देते हैं हम क्रॉस सेक्शन, और जितनी लंबाई उसको चलनी पड़ती है, जितनी लेंथ चलनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना। इसके ऊपर अलग अलग विचित्र तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, जैसे ये वाला केस है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो कितना रेजिस्टेंस होगा, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो आगे से पीछे की तरफ जा रहा है तो कितना होगा। तो आपको देखना है, मान लो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लंबाई कितनी होगी, ये वाली डायमेंशन दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये जो एरिया होगा
दैट इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नीचे से ऊपर जा रहा है तो दिस इज द लेंथ, भाई करंट ऐसे जा रहा है ना, कितना लेंथ क्रॉस करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, इतना, तो ये हो जाएगा लेंथ, और ये वाला क्या हो जाएगा, आगे पीछे भी समझ आओ। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा आगे चलते और देखो, ये देखो, हाँ ये तो आसान है, ठीक है, यहां से यहां जा रहा है करंट, तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द लेंथ। खेल खेल रहा हो तो ऐसा होगा, क्या बोल रहा है, नीचे वाला मतलब जो ये अंदर वाला है ना सरफेस, यहां से करंट चलता है और बाहर की तरफ जाता है ऐसे। अब सोचना है आपको लेंथ की तरह, एरिया दिख रहा है, सही है, बोलो नीचे अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, अंदर से बाहर, तो लेंथ क्या है, ऐसे वाली लेंथ देखी जाए, सही है, और जो ऐसे वाला एरिया है दिस इज द एरिया, क्योंकि डायरेक्शन जो है ऐसे 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 ना, उसके परपेंडिकुलर के सर्कुलर एरिया ही होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन बात समझ में आई, क्लियर हो गई बात। थैंक यू फॉर योर टाइम, वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो।